हेलो एवरीवन। मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झारखंड पीजी जिसका एग्जाम होते होते रह गया था, लास्ट मोमेंट पे कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद आप सभी के आंदोलन, आप सभी के युवाओं और झारखंड की महान सरकार की महान कोशिशों के फिर से इसका नोटिफिकेशन इशू किया है। हालांकि इस कुछ आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आंदोलन से इतर हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, जिससे जब कभी भी एग्जाम हो नियर फ्यूचर में तो हम उसमें हम कर सकें। आंदोलन एक पक्ष है, लेकिन आपकी तैयारी भी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आंदोलन करने से एग्जाम नहीं है। तो हम यहाँ पर न्यू एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। क्योंकि झारखंड पीजीटी का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में विद नोट्स एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और अपने कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। The following facts have been made available from the books of a company। एक कंपनी के पुस्तकों में निम्नलिखित तथ्य उपलब्ध कराए गए हैं। ईयर किस 22 डेटा दिया है और 22 दी। सेल्स है 4 लाख और 6 लाख और प्रॉफिट है 40,000 और 80। कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आप क्या पढ़ते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग में आप कि ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें माइनस करते हैं क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो कंट्रीब्यूशन और सेल्स के रेशियो को क्या कहते हैं? हम पीवी रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो पीवी रेशियो का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो इक्वल डिवाइडेड बाई 100। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें 2 साल का कंपैरेटिव डेटा दिया है। तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स। तो प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ? 40,000 से 80,000 हो गया, यानी 4। सेल्स 4 लाख से बढ़ 6 लाख हो गई। तो आपका ऑप्शन कितना सी ऑप्शन आपका सही जवाब। अगर मान लीजिए मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछूं कि बताइए वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है। अब इस क्वेश्चन में, चलो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज कि सेल्स है हमारा 4 लाख, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 20%, यानी 80,000 होगा। हमने इस डेटा को लिया है। और तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा 3,20,000। अब अगर आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट करो तो ये सेल्स का कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे आता है? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ गया? 80%। इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू 100% माइनस पीवी रेशियो। तो 100 माइनस पीवी रेशियो 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80%। यही तो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन मेड अवेलेबल, सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ और कैलकुलेट कर। इसने क्या बोला है? कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है। चलिए,
अच्छा, पीवी रेशियो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फिर से दोबारा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पीवी रेशियो सेम डेटा है, पीवी रेशियो इज 20%, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 80% हमने कैलकुलेट कर लिया था, इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। चलो कोई भी डेटा ले लो, जैसे मान लो हमने 6 लाख का डेटा ले लेते हैं। सेल्स कितनी है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कितना होगा 80%। 80% कितना होगा आपका 4,00,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,20,000 आपका कंट्रीब्यूशन, 6 लाख का 20%, ये क्या आ जाता है आपका 1,20,000, ठीक है। इसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अब हमें प्रॉफिट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है, तो प्रॉफिट कितना दिया है, 80,000 दिया है, 80,000। अब 1,20,000 में फिक्स्ड कॉस्ट घटाया तो 80,000 आया, तो कितना घटाया हो, 40,000 घटाया हो। दूसरा तरीका ऐसा भी होता है भाई, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ऐसे भी आता है। कंट्रीब्यूशन कितना है 1,20,000, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता नहीं, प्रॉफिट है 80,000, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस में है और ये 80,000 माइनस 1,20,000, ये कितना आ गया फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे आपको, और बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप के लिए जरूरी भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी जो लेवल रहेगा वो 10 से 15% क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होंगे, बाकी क्वेश्चन 40% इजी होंगे, 40% मॉडरेट होंगे और 20% से 15% टफ मैक्सिमम ऐसा हो सकता है। अगला, from the following facts have been made available from the books of company, कंपनी के बुक से ये फॉलोइंग फैक्ट्स को दिया गया है। सेम डेटा है, तो पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। पीवी रेशियो हमें पता है 20%, कुछ और ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर, फिक्स्ड कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना 40,000, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट और ये दिया है, तो रुपीज में हमें कैलकुलेट कर, रुपीज में, ठीक है, अमाउंट दिया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है भाई, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ना तो हमें कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस। अगर मैं इसको करके बनाऊं कैसा बने, आपका रेवेन्यू ऐसे, ये आपका टोटल रेवेन्यू कर, और आपका टोटल कॉस्ट कर भी यहाँ से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी ना, टोटल कॉस्ट। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि सम विच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु। यहाँ पर ना तो कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 40, हमने कैलकुलेट कर लिया था। पीवी रेशियो कितना है 50%, 2,00,000, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका जवाब, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, और वहां पर इसी तरीके की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगला, अगला अलग डेटा दिया है इसमें, एबीसी लिमिटेड हैज प्लेस्ड बिफोर यू द फॉलोइंग ट्रेडिंग रिजल्ट्स। एबीसी लिमिटेड ने कुछ आपके सामने डेटा रखा है। ईयर 21-22, 22-23 है, सेल्स 2,00,000, प्रॉफिट 10,000, ठीक है। और अगर हम इधर की बात करें तो सेल्स 1,80,000, प्रॉफिट 4,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ सेल्स इज 2,50,000। इन्होंने पूछा है कि आपको अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताना है अगर सेल कितना है 2,50,000 है तो सबसे पहले तो आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो
उसी फॉर्मूले से आएगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ, 10 से घट के 4, 6000 का चेंज आया। और सेल्स क्या हुआ, 2 लाख से घट के 180 हो गया, तो 20,000 का चेंज आया। और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 30%। पीवी रेशियो कितना आ गया आपका, 30% आपका पीवी रेशियो आ गया। ठीक है, अब हम कोई भी डेटा ले लें, चाहे आप एक काम 21-22 का डेटा ले लो, कोई भी डेटा ले लोगे तो आपका आएगा। तो सेल्स कितना है बताओ, और इसमें अगर हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा डायरेक्टली। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा आपका, 40,000। ठीक है, अब इसमें हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट कितना है 2021-22 में 10,000। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट था नहीं 10,000, ये इधर जाके फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट। अब पूछ रहे हैं कि अगर सेल 2.5 लाख है तो प्रॉफिट बताइए। तो सेल्स अगर 2.5 लाख है, ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 20% के हिसाब से, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन 30%। कॉन्ट्रीब्यूशन 30% है ना, तो 30% का ये कितना आएगा, 60,000। ठीक है, और 60,000 अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है और प्रॉफिट 10 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 50,000 आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 50,000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपका 60 है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, 10,000 प्रॉफिट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 50,000। ठीक है, वो गलती हो गई थी वहाँ पे, रेशियो गलत लिख दिया। तो सेल्स कितना है 2.5 लाख, उसका 30% कितना होगा, 75,000। 75,000 रुपये आपका क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से क्या माइनस कर दोगे, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 50,000। तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 25,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर राइट। ऐसे क्वेश्चंस को सावधानी के साथ करना होता है, आसानी से हो जाते हैं, इसमें इतना जब आप वहां करेंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप जल्दी से कर सकते हैं। अगला इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर बिल्डिंग कम्स अंडर सेक्शन। पीजीबीपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पीजीबीपी में हम क्या करते हैं, हमारे सेक्शन कहाँ से शुरू होते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक्शन 15 टू 17 ये होता है सैलरी हेड से। सेक्शन 22 टू 27 ये है आपका हाउस प्रॉपर्टी से। उसके बाद सेक्शन 28 टू 44 ये है आपका पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेक्शन 45 टू 55 ये है आपका कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ। एंड सेक्शन 56 टू 59 ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से जुड़ा हुआ सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन 20 ये सारे जो पहले सेक्शन है ये सभी के चार्जिंग है। सेक्शन 15 सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 28 पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 45 कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है, और सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चार्जिंग सेक्शन है, याद रखना है ऐसे। ठीक है, तो अब बोला गया है कि रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फॉर बिल्डिंग कम्स अंडर किस सेक्शन में आता है, तो सेक्शन 32 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो डेप्रिशिएशन से जुड़ा हुआ है, और डेप्रिशिएशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट। फिर सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 जो है ये बात करता है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रिपेयर इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। ठीक है, यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज। आप पर्सनल पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो नहीं आएगा, बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आएगा। तो सही जवाब हो गया क्या,
ऑप्शन बी। सेक्शन 31 किसकी बात करता है? सेक्शन 31 बात करता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी उसकी बात करता है। रिपेयर्स इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो गया? अगला, फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 ईसी द इंडिविजुअल शुड इन्वेस्ट होल और द पार्ट ऑफ कैपिटल गेन्स इन स्पेसिफाइड एसेट। सेक्शन देखो, अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, बेसिकली ये होता क्या है कि सेक्शन 54 में कैपिटल गेन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कई तरीके से एग्जम्पशन दिया गया है कि आपकी कैपिटल गेन पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचने से आपको कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 54 ईसी में आप क्या कर सकते हैं? उसको सरकार के नोटिफाइड बॉन्ड्स या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन या फिर नेशनल हाउसिंग, नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ठीक है। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम 50 लाख। कब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं? जिस डेट पर आपको ने ट्रांसफर किया है उसके विद इन 6 मंथ्स आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। दीर्घकालिक पूंजी संपत्ति हस्तांतरण की तारीख से 6 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर इसे खरीदना पड़ेगा। Deduction from capital gains under section 54B is for capital gains arising from transfer of agricultural land, any capital asset, house property and none of the above। तो देखो भाई, सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड सेल किया है, एग्रीकल्चरल, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो गांव की हो, चाहे वो अर्बन हो, उस एग्रीकल्चरल लैंड को आपने क्या किया है? सेल किया है, और आपको क्या हुआ है? कैपिटल गेन हुआ है। अब कैपिटल गेन कैसा भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, ठीक है। और उसको अगर आपने किसी एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, उसको आपने क्या किया? किसी एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो सेक्शन 54 बी के अंदर आपके कैपिटल गेन पे टैक्सेबिलिटी नहीं लगे होगी, यानी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या है? कि जिस दिन ट्रांसफर किया उससे 2 साल पहले तक, कम से कम, आज मान आज मान लीजिए आपने, मान लेते हैं क्या, 25 मार्च 25 मार्च 2023 को आपने ट्रांसफर किया, तो इससे 2 साल पहले तक यानी 24 मार्च 2021 या उससे पहले आपने वो एसेट एग्रीकल्चर पर्पज में इस्तेमाल की हो, ठीक है। और आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है कब? एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करने के 2 साल के अंदर आपको ये खरीदना पड़ेगा, और 3 साल तक उसको बेच नहीं सकते। अगर बेचेंगे तो फिर टैक्स लग जाएगा। और ये सेक्शन किसको किसको फायदा देगा? इंडिविजुअल को एंड HUF। आप रिवाइज करते जाइएगा। आपके पास नोट्स सामने होना चाहिए, इसीलिए मैंने नोट्स को प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिया कि आप प्रिंट ले लें। अब जब ये पढ़ा रहा हूँ तो इस सेक्शन को जाओ और वहां पर जितनी भी चीजें मैंने बोली रिवाइज कर लो, इससे दिमाग में चीजें बनी रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। The rate of tax that is imposed on STCG arising from transfer of equity shares of a company concerned unit of an equity oriented fund is। देखो भाई, दो चीजें हैं आपने पढ़ा है, ST यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड इसमें शेयर्स के केस में 12 महीने से पहले अगर आप सेल कर देते हैं, उसके बाद पेनल्टी में आता है, ठीक है। अब बात करें STCG अगर, ठीक है, और STCG में क्या है? वो इक्विटी शेयर है और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है। तो उस केस में सेक्शन 111A के तहत उन पर टैक्स लगाया जाता है। कितने परसेंट का? 15%। इस पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी शेयर्स अगर वो शॉर्ट टर्म। अदर केसेस में नॉर्मल रेट से टैक्स क्या होता है? अब एसपीसीजी है अगर, एसपीसीजी में, सॉरी, एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और सेक्शन 112 ए आता है।
112 ए कहता है कि भैया आपके ऊपर हम 10% टैक्स लगाएंगे अगर आपको इक्विटी शेयर वगैरह से कैपिटल गेन हो रहा है 1 लाख से अधिक। 1 लाख से अधिक के ऊपर वाले पर हम कितना टैक्स लगाएंगे? 10% टैक्स लगाएंगे। ठीक है, और बाकी केसेस में सेक्शन 112 काम करेगा, जिसमें 3-4 तरीके से की गई। ठीक है, तो ध्यान रखना एक चीज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 15%। अगला, प्रॉफिट फ्रॉम टी मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन डिवाइडेड एज। देखो, टी, कॉफी एंड रबर, इनके लिए क्या किया गया है कि मान लीजिए आप टी कॉफी रबर बिजनेस में, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी है, तो उसमें सरकार ने फिक्स कर दिया है कि कुछ परसेंटेज हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, कुछ परसेंट हम बिजनेस इनकम मानेंगे। जैसे सपोज करो 10 लाख रुपए, ठीक है। अब 10 लाख रुपए है और टी की बात करें तो टी में क्या होता है कि 40% सरकार क्या करती है, आपका बिजनेस इनकम मानती है, और 60% आपका क्या करती है, एग्रीकल्चर इनकम मानती है। तो एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा? 6 लाख रुपए, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट, और 4 लाख रुपए ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाएगा। तो टी मैन्युफैक्चरिंग के केस में कितना माना जाता है? 60% एग्रीकल्चरल इनकम एंड 40% बिजनेस भी हो। सही जवाब। लेकिन थोड़ी और बात कर लेते हैं, अगर आप रबर का बिजनेस कर रहे हैं, रबर उगा रहे हैं, टी कॉफी रबर, तीन चीजें, तो 35% यहाँ पर बिजनेस इनकम लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, बिजनेस इनकम 35% होगी और एग्रीकल्चर इनकम 65%। टी में मैं बता ही चुका हूँ, 40% बिजनेस इनकम और 60% एग्रीकल्चर इनकम। कॉफी, कॉफी में दो चीजें, नॉर्मल अगर कॉफी है तो उसमें बिजनेस इनकम 25% और एग्रीकल्चरल इनकम 75%, और अगर कॉफी जो है वो रोस्टेड है तो उस केस में बिजनेस इनकम हो जाएगा 40% और एग्रीकल्चर। The salary remuneration and compensation received by partners is taxable under the head। सैलरी अगर पार्टनर को मिल रहा है, रेमुनरेशन, कंपनसेशन, सैलरी, बोनस, ये सब कहाँ टैक्सेबल होगा? तो ये टैक्सेबल होगा में। Mr. Mahesh has two both are whole value of सैलरी। देखो भाई, 2019 से पहले तक होता क्या था? 2019 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से पहले तक क्या होता था कि आप सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है भाई? सेल्फ ऑक्यूपाई का मतलब ये होता है कि ये घर बना है, ठीक है, आपका एक घर है, ठीक है, आपने उसको रेंट पर नहीं दिया, रेंट पर नहीं दिया, तो इस हाउस को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकते हैं। भले ही आप नहीं रह रहे हैं, फिर भी उसको क्या बोल सकते हो? सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकते हैं। ठीक है, और इस पर आपके इनकम टैक्स का कोई भी प्रोविजन नहीं, मतलब इनकम टैक्स पे कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, किराए पर नहीं देना है, किराए पर दे दिया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं कहलाएगा। तो उन फाइनेंशियल ईयर 19-20 से सरकार ने बोला कि आप दो हाउसेस क्या कर सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बशर्ते आपने इन दोनों को किराए पर नहीं चढ़ाया चाहिए, रेंटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोथ हाउसेस शैल बी नील। अगर आपके वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, नील। अब मान लो तीसरा हाउस है, वो भी खाली है, किराए पर नहीं दिया, तो सरकार इसको क्या मानेगी? सरकार इसको मानेगी डीम्ड टू बी लेट आउट। सरकार मानेगी कि ये आपने किराए पर दिया है, और फिर उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह है ना, उसको ही, उसके बेसिस पर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्चुअल रेंट तो कुछ मिलेगा नहीं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेंट? एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होता है? तो चलो देखो भाई, एक्सपेक्टेड रेंट हाउस प्रॉपर्टी के केस में कैलकुलेट करते हो आप, तो सबसे पहले क्या लेते हो? फेयर रेंट, और दूसरा वैल्यू। इन दोनों में से जो भी क्या होता है, हायर, उसको लेते हो। फिर इसको कंपेयर करते हो किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। और स्टैंडर्ड रेंट फिर इन दोनों में से जो भी क्या होता है, लोअर, उसको लेते हैं। और ये जो रेट आता है, ये आपका
रेंट हो जाता है क्या, एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को फिर क्या करते हो, कंपेयर करते हो एक्चुअल रेंट से। अब अगर एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो फिर एक्चुअल रेंट को ही हम क्या मान लेंगे, एक्चुअल रेंट को ही हम क्या मान लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या मान लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, और अगर एक्चुअल रेंट कम है और एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है तो दो कंडीशन होगी। अगर वैकेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है, अगर आपका घर खाली था और उसकी वजह से एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, तो उस केस में भी क्या होगा, एक्चुअल रेंट को ही जीएवी मान लेंगे। लेकिन अगर अदर रीजन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या मान लिया जाएगा, जी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर जीएवी में क्या करोगे आप, जीएवी में दो डिडक्शंस देंगे। सेक्शन 24 ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे कितना, 30% का, और सेक्शन 24 बी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देंगे। ठीक है, उसका बेनिफिट देने के बाद आपको क्या मिलेगा, एनएबी मिलेगा। ठीक है, चीज हम करते हैं। तो इस केस में क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ और फेयर वैल्यू whichever is higher, municipal value or fair value whichever is higher, municipal value or fair value whichever is higher, subject to standard rent, standard rent से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए है लोअर, दोनों में जो भी हो। तो इस तरीके से हमने 12 क्वेश्चन देखे। हम अगले वीडियो में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी लाएंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन भी लाएंगे, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी लाएंगे, और आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन भी लाएंगे। इन सभी चीज़ों की हम प्रैक्टिस को करते चलेंगे। आपका काम है पढ़ाई भी करना। ठीक है, सिर्फ आप आंदोलन वाले वीडियोज ना देखें। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक हर एक यूट्यूब चैनल पे आंदोलन के वीडियो देख रहे होते हैं। हाँ, आंदोलन करना है आप करें, ठीक है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, सिर्फ आंदोलन से नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। अभी कुछ डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।